हाय नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 1 अप्रैल का असली लीक पेपर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। बच्चों अगर आपको विश्वास ना होना तो हमने अंग्रेजी विषय, ठीक है, और गणित विषय के पेपर लीक पहले ही करा दिए हैं। हमने मतलब आपका पेपर नहीं हुआ था, आपके एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुए थे, उससे पहले हमने आपके पेपर्स लीक करवा दिए थे, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप हमारे वीडियोज़ जाके देख लो। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी बता ही देता हूँ आप सभी को, ठीक है। गणित और इंग्लिश विषय के जो हमने लीक पेपर करवाए थे वो, हाँ जी बच्चों, तो मैं जब भी आता हूँ प्रूफ के साथ आता हूँ, सबूत के साथ आता हूँ, है ना। तो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा क्या ये पेपर आए थे आपकी परीक्षा में या नहीं आए थे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या सबूत दे सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नहीं 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 सर, आप बोलोगे वो पेपर नहीं आएगा, वो ये वो बात, आप तो गलत बता रहे हो, आप फेक बता रहे हो। अरे भाई यही असली पेपर है, यही आपको 1 अप्रैल के दिन देखने के लिए मिलेगा। अब ये मैं विश्वास कैसे दिला सकता हूँ? ये विश्वास दिला सकता हूँ कि गाइस जो आपके इंग्लिश के पेपर हुआ था 28 मार्च को, वो पेपर मैंने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था। आपके जो कहने का मतलब गणित का पेपर हुआ था आज 30 मार्च के दिन, वो पेपर मैंने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था, 1 दिन पहले अपलोड कर दिया था, 1 दिन पहले अपलोड कर दिया था। तो अब आप सर बोलोगे अच्छा 1 दिन पहले अपलोड कर दिया था, 2 दिन पहले अपलोड कर दिया, बताओ क्या प्रूफ है कि आपने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था। अब बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप अपना खुद का दिमाग लगाना। आपको जो पेपर मिलता है क्या वो पेपर आपको दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। वो पेपर आपको अपने स्कूल में ही रख लिया जाता है, आपके अपने स्कूल में ही आपको आपसे वापस ले लिया जाए। तो वो पेपर मेरे पास कहाँ से आया? तो बच्चों मैंने 2-2 लाख रुपए में वो पेपर खरीदे थे अजमेर से। कहाँ से खरीदे थे? अजमेर से। तो आपके पास जो पेपर नहीं आया था ना, उससे पहले मेरे पास आ चुका था, ठीक है। वो पेपर मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से पेपर आया था। मेरे को होम पेज का फोटो नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। ये था आपके इंग्लिश का पेपर, आप चेक कर लो। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब आप ये देख लो, ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन था। ये देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? पहला क्वेश्चन ये था कि नहीं था? सुनामी इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। दूसरा क्वेश्चन आपके ये था, बिपिन बाबू का था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड फॉरेस्ट। ये था, डिफरेंट साउंड वाला था, ये था। ये पूरा ये पेपर था कि नहीं था? ये देखो आप, ठीक है। और ये पूरा पेपर हमने हमारी वेबसाइट स्टडी विलेज पर भी अपलोड कर रखा है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश का देखो 28 मार्च के दिन ये आया था, तो ये मेरे पास कैसे है ये बताओ? किसी बच्चे को तो पेपर दिया नहीं जाता, कोई टीचर अपने को पेपर देगा नहीं। तो ये पेपर हमने 2 लाख रुपए में खरीदा था, 2 लाख में इसको खरीदा था। और साथ ही यहाँ पर ये आप गणित का पेपर देख लो, ऐसा पेपर आया था कि नहीं आया था? आप ही बता दो। सेम टू सेम पेपर, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये देखो सेम टू सेम ये पेपर देखो। पहला प्रश्न आपकी ये था, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उत्तर था 30 मार्च का पेपर। ये देखो ये पूरा पेपर। तो भाई हमें दम है रियल पेपर लाने की, लीक पेपर लाने की, ठीक है। 2 दिन पहले ही हमने अपलोड कर दिया था, 2 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा था। अब आपको हम 1 अप्रैल का विज्ञान विषय का असली पेपर बता रहे हैं। ये देखो ये ऐसा सेम टू सेम पेपर था कि नहीं था? लास्ट में आपकी ये पाई चार्ट आया था, हूबहू पेपर था कि नहीं था? था। अब आपका ये जवाब होगा कि था, ठीक है। तो अब हम आपको 1 अप्रैल का असली, ये देखो ये इंग्लिश का लास्ट में ये स्वच्छ भारत वाला आया था कि नहीं आया था? बताओ आया था ना। तो अब हर बार ये आता, अगर आप नए स्टूडेंट हो इसलिए उन नए स्टूडेंट को हम बता रहे हैं, बाकी जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता ही है कि हम ही लीक पेपर लेके आते हैं, असली पेपर हम आपको 2 दिन पहले अपलोड कर देते हैं। तो अब 1 अप्रैल से पहले 2 दिन पहले लगभग हम यहाँ पर ये 30 मार्च के रात को 9 बजे ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वायरल होना चाहिए, कम से कम 1 लाख बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में। कितने बच्चों तक? 1 लाख बच्चे इस वीडियो को देखना चाहिए किसी भी हालत में, और 10,000 लाइक भी आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये असली पेपर लेके आए 1 अप्रैल का विषय विज्ञान का। और विज्ञान विषय का मैंने पेपर खरीदा 1,80,000 रुपए में। ये पेपर मैंने बच्चों खरीदा है, तो 1,80,000 रुपए मैंने खरीदा है, तो कुछ पैसा तो मैं भी कमाऊं ना। तो कम से कम 1,80,000 बच्चों तक तो ये वीडियो जाना ही चाहिए, ठीक है। 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, हूबहू ये पेपर रहेगा, आपके 2.5 घंटे का ये टाइम रहेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के ये रहेगा साथियों, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। लास्ट में और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, असली पेपर का ये फोटो आप कैसे डाउनलोड करोगे वो भी बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको कोई भी अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है? बताइएगा इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? यहाँ पर उत्तर के साथ हम बता रहे हैं एलपीजी। घरों में कौन सा काम आता है? सीएनजी, कोयला, पेट्रोल घरों में काम आता है क्या? कोयला और पेट्रोल को अपन यहाँ पर घरों में रखें तो जल जाएंगे, एलपीजी बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आप उपयुक्त शब्द देखो, कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज की बचत करना, उपयुक्त शब्द अपन कहेंगे। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर टच। क्या होता है? हर टच आवृत्ति का मात्रक ये होता है, ठीक है। फिर अगला है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु तो आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे?
यहाँ पर टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों को हॉर्न का उपयोग करना, उपयुक्त छवि, ये भी उपयुक्त छवि वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है विद्युत का सुचालक। फिर सातवां क्वेश्चन देखिएगा, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि। क्रोमियम चमकदार होती है, संरक्षित नहीं होती है, यह खरीची का प्रतिरोध करती है, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन देखिएगा, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की वस्तु, स वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अतिलोकात्मक प्रश्नों के बारे में। साथियों प्रश्न के साथ हम उत्तर भी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको 8वें में ये स लिख के आना है। फिर लघुत्वात्मक प्रश्नों में देख लीजिएगा, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों के सारणी में लिखो। देखो आपको उत्तर भी इस तरीके से लिखना है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो पारंपरिक इधर एक तरीके से आपको डब्बा बनाना है, ऐसा कैसा सेम टू सेम आपको परीक्षा में भी डब्बा बनाना है, तभी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको डब्बा बनाना है, इधर लिखना है पारंपरिक साधन, इधर लिखना है आधुनिक साधन। पारंपरिक में क्या है? मोट, ढेकली, रहट, और आधुनिक में क्या है? ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, ठीक है, ये हो गया। फिर 10वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा हो जाएगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट बाद। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो पहला क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आप सभी को कि एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा हो जाएगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पेक्स का उपयोग क्यों करते हैं? स्पेक्स से घर्षण बढ़ जाता है, स्पेक्स से फर्श सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इसे फिसलने की संभावनाएं नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी स्पेक्स रहते हैं। क्या है इसका राइट आंसर आपको लिखना है, जैसे मैं बता देता हूँ 2 नंबर का है, स्पेक्स से घर्षण बढ़ जाता है, स्पेक्स से फर्श और सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इसे फिसलने की संभावना नहीं रहती है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है मिलान कीजिए, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खरीफ फसल, थ्रेशिंग, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक में ये यूरिया एवं सुपर फास्फेट। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा? तीसरा पशु अपशिष्ट, गोबर पादप अवशेष। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा? खरीफ फसल का क्या हो जाएगा गाइस? खरीफ फसल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये स, ठीक है, पशु गोबर फसल। थ्रेशिंग क्या हो जाएगा? थ्रेशिंग का एक मिनट मैं वापस से इसको जोड़ता हूँ। जैसे रासायनिक उर्वरक हो जाएगा यूरिया सुपर फास्फेट, और दूसरा है ब का हो जाएगा तीसरा, और खरीफ फसल का हो जाएगा चौथा चावल और मक्का। थ्रेशिंग का हो जाएगा अनाज के दानों और भूसों से अलग करना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर राइट आंसर जो ये होने वाला है। फिर बात करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन के बारे में। जबरदस्त, तो आप वीडियो को प्रॉपर रूप से पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है कहने का मतलब स्किप मत करिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी गाइस, तो रासायनिक उर्वरक यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अ का दूसरे में मिल जाएगा। कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा? कार्बनिक खाद जो है यहाँ पर तीसरे में जुड़ जाएगा। फिर जो ये खरीफ फसल हो जाएगा चावल और मक्का, और थ्रेशिंग हो जाएगा अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। फिर अगला क्वेश्चन आएगा आप सभी के 14 क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोसोम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैं बता देता हूँ। राइबोसोम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती है। राइबोसोम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन आपके आएगा, निम्नलिखित कथनों को सामने सत्य और असत्य लिखिए। यहाँ पर यही क्वेश्चन आएगा। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, सत्य। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, असत्य। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, कोलातर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। पैराफिन, ये सत्य हो गया ना, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, सत्य, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा प्रश्न नंबर 16, दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर दहन आपको लिखना है बॉक्स बना के, उधर लिखना है आपको ज्वाला, ठीक है। पहला आप सभी को लिखना है एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। ज्वाला में आपको लिखना है यह दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। इधर लिखना है इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा इससे करना है इससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डेटा पुस्तक जैव विविधता, तो अपने को रेड डेटा पुस्तक क्या होते हैं आप सभी को पता है, जैव विविधता क्या होती है वो भी आपको पता है, लेकिन आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर आपको इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। पढ़िएगा आप। देखो रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संगठनात्मक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तक है। बस समझे आप,
रेयर डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन यानी जो विलुप्त होने का खतरा हो वे संकटापन स्पीसीज में होते हैं, उसको कहलाते हैं। और ब वाला समझिएगा, जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा साथियों 18वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूरा करें। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। ब वाला आ जाएगा, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुजु कहते हैं। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। अब 19वां क्वेश्चन देखिएगा, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। दाब, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होगा बल बटे हुए क्षेत्रफल पर जिस पर बल लगता है। इस प्रकार दाब व बल एक दूसरे के कर्मानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आप सभी को गाइस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर समझिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन को आप सभी को वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने रिक्त स्थान तो अपन कर लिए हैं। फिर 19वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया। फिर 20वां क्वेश्चन देखिएगा, उदाहरण देकर समझिए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा को काफ़ी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। दूसरा रहेगा घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता। तीसरा होगा घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण मित्र है, घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने की सहायता करता है। तीसरा होगा ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 2-2 नंबर का होगा बच्चों, जिस प्रकार से आप लिखोगे उसी पर आधारित होगा आप सभी के सीन। तो 2-2 नंबर का आप कैसे सोल्यूशन करोगे मैं बता देता हूँ। सुचालक पदार्थ है वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातु विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 4 नंबर का आएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23, 24, 25 3 क्वेश्चन आएंगे, 8-8 नंबर के, टोटल 24 नंबर के रहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। हूबहू यही क्वेश्चन आने वाला है, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। समझिएगा, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। नेत्रों की उचित देखभाल के लिए पहला सुझाव है, नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा सुझाव देखिएगा, अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। यानी 4 नंबर का 2-2 नंबर का ये हो जाएगा। अगला ब वाला, यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 4 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। ठीक है, अथवा मैं भी देखो 4 नंबर इसका होगा, 2 नंबर इसका होगा, 2 नंबर इसका होगा। इस तरीके से करिए, तभी आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। बाहरी निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव कर्ण का नामक चित्र बनाइए। मानव कर्ण के चित्र का 2 नंबर है। या फिर आप अगले वाला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कम से कम 4 से 8 लाइनें लिखें ताकि आप जो है कुछ अच्छे नंबर ला सकें। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। जैसे यहाँ पर अपन पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर ऐसा लिखोगे तो वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है। हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। दूसरा, सड़क पार करने के लिए सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टी जिसे जेब्रा लाइन कहते हैं का उपयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं उसे। ठीक है, अगला है बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। पहले में हो जाएगा, दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करते हैं।
इसमें हो जाएगा भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, उदाहरण मेंढक। इसमें होगा भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य, पशु, शार्क और पक्षी। ठीक है, यहाँ पर ये मानवकरण का चित्र भी हो चुका है, तो यहाँ पर आपका 100% जेन्युइन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होता है। हाइड्रा व यस्ट में अलैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना है जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुल प्रत्येक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है, उसे पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। हाइड्रा में मुकुलन, यहाँ पर आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो 24वां क्वेश्चन ये रहेगा, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? बल किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 4 नंबर की ये होंगे आपके, कंफर्म ये प्रश्न हो जाएंगे। अब तो आप ये कर सकते हैं, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए, ये भी आप कर सकते हो। तो संतुलित आहार पे आप ये लिख सकते हो। देखो, संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार का अर्थ होता है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार होता है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह सत्य कि बल लगने से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकती है। जैसे यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के मध्य दबाएं तो उसकी आवृत्ति बदल जाएगी। रबर की गेंद को दबाने पर उसकी आवृत्ति बदल जाती है। अथवा मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या जनन ग्रंथियां, अंडाशय विवर्षण। ठीक है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। इसे प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। प्लास्टिक की एक बोतल लेकर उसके पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर, यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन हो जाता है। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। यहाँ पर ये तड़ित चालक है और तांबे की प्लेट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हर एक प्रावर्तन के नियम भी आप सभी देख सकते हो। प्रावर्तन नियम, नियमित प्रावर्तन, विस्तृत प्रावर्तन। ये क्वेश्चन पेपर है, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर आपने अपनी आंखों के सामने देखा। यहाँ पर ये राजस्थान कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का संपूर्ण पेपर हमने आप सभी को बताया। हूबहू यही पेपर आने वाला है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं कक्षा 8वीं का। अब इस पेपर का संपूर्ण पेपर का फोटो PDF किस प्रकार से अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को। डाउनलोड करने के लिए जैसे आप सभी के मोबाइल में नॉर्मल गूगल होगा बच्चों, वहाँ पर आपको सर्च करना होगा STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज। जैसे आप स्टडी विलेज सर्च करोगे, यहाँ पर ये स्टडी विलेज के होम पेज का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये होम पेज की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको राजस्थान कक्षा 8वीं साइंस ही नहीं, संस्कृत का, गणित, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का पेपर विद आंसर की आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाइए स्टडी के लिए सर्च करिए और राजस्थान कक्षा 8वीं का असली लीक पेपर डाउनलोड करिए। वैसे यही लीक पेपर था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। धन्यवाद बच्चों। शेयर करना ना भूले वीडियो को।